ग्रिड आर्किटेक्चर एंड टूल्स। तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे ग्रिड का आर्किटेक्चर क्या है और कौन से टूल्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं इसको सिमुलेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे आर ग्लास मॉडल, लेयर्ड आर्किटेक्चर और सिमुलेशन टूल्स जो ग्रिड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे क्लाउड और ग्रिड्स को, और इसमें जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रिड आर्किटेक्चर को। ग्रिड आर्किटेक्चर में जो आर ग्लास मॉडल इंप्लीमेंट किया जाता है। The term the grid was coined in the mid 1990s to denote a then proposed distributed computing infrastructure for advanced and science engineering. तो 1990s में फर्स्ट टाइम ग्रिड कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको प्रपोज किया गया था कि डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को साइंस और इंजीनियरिंग के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। कोई जो भी हमारे पास हाई एंड रिसोर्सेज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट पे अवेलेबल हैं, उनको अगर हमने साइंस और रिसर्च और इंजीनियरिंग के लिए यूज करना है तो उसके लिए ग्रिड की टर्म यूज की गई। तो एक जो इसमें की इशू था ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर, इसमें जो रिसोर्सेज थे वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके और उनको इकट्ठा किया गया था ताकि एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई इंस्टीट्यूट है वो उसको यूज कर ले। तो इसको, इस तरह की जो कोलैबोरेशन को इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। जो आवर ग्लास मॉडल था इसको प्रपोज किया था डॉक्टर आयन फॉस्टर ने 2001 के अंदर। इसमें एक थिन सेंटर होता है जहाँ पे कोर सर्विस होती है, फिर उसके बाद वाइड टॉप है और वाइड बॉटम है, और उसमें डिफरेंट लेयर्ड कॉम्बिनेशंस हैं। जो बॉटम है इसके ऊपर ईथरनेट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस ये अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सेस मेथड्स हैं। एक्सेस मेथड डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज यूज हो सकती हैं लाइक CSM में एसिंक, सोनेट वगैरह, या फिर कॉपर, फाइबर या रेडियो मीडियाज जो डिफरेंट यूज हो सकते हैं, जो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं थ्रू IP फॉर द प्रोटोकॉल्स ऑफ TCP, UDP। और इन प्रोटोकॉल के जरिए फिर डिफरेंट वेब सर्विसेज हैं लाइक HTTP, RTP, SMTP, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब या फ़ोन। तो इन सर्विसेज तक जो एक्सेस है वो एक आवर ग्लास मॉडल के ज़रिए किसी भी यूज़र तक या क्लाइंट तक प्रोवाइड की जा सकती है। अब इसमें जो इश्यूज हैं, इसमें यह है कि इसमें जो it proposes a set of core services as a basic infrastructure used to construct high-level domain-specific solution. Like we can have diverse solution for different applications. इसमें जो डिज़ाइन प्रिंसिपल था इसमें आवर ग्लास आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने का, कि इसमें कोई भी अगर ग्रिड कंप्यूटिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रखी जाए और लोकल कंट्रोल को इसमें इनेबल किया जाए और इसमें अडॉप्शन हो। इसमें डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए अडॉप्शन हो, और इसमें IP जो है वो एज ए कोर सर्विस को यूज किया जाए और IP के जरिए जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस किया जाए। इसमें 4 लेयर्स हैं आवर ग्लास मॉडल के अंदर जो 2001 में इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें यूजर एप्लीकेशन है, यूजर एप्लीकेशन में टूल्स और एप्लीकेशंस हैं। फिर उसके बाद कलेक्टिव सर्विसेज में डायरेक्टरी, ब्रोकरिंग, डायग्नोस्टिक्स एंड मॉनिटरिंग है।
कि ये जितनी भी सर्विस जो रिसोर्सेज हैं उनकी डायरेक्टरी कीपिंग, डायग्नोस्टिक या एप्लीकेशन लेवल के ऊपर जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पे टॉप जो सिस्टम है आवर ग्लास का वाइड टॉप इसमें अवेलेबल है। और जो कोर सर्विस है वो क्या है, वो सिक्योर एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड सर्विसेज थ्रू आईपी। तो इसके लिए रिसोर्स एंड कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और फैब्रिक जो है लोकल एंड के ऊपर, लोकल ओएस के ऊपर, वो ड्राइवर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, डाइवर्स रिसोर्सेज हैं सच एज कंप्यूटर्स, storage media, networks and sensors. Those are connected with the IP network to the collective service for user applications. जो इसमें लोस्ट फैब्रिक लेयर है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है लोकल रिसोर्सेज तक, किसी भी स्पेसिफिक साइट के ऊपर हो। और इन इंटरफेसेस को कस्टमाइज किया जाता है ताकि जो रिसोर्स शेयरिंग हो और उसी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। जो कनेक्टिविटी लेयर है इसमें स्मॉल एंड स्टैंडर्ड कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं ताकि वो ग्रिड ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट कर सके और उसमें जो मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल हों। इसके अलावा कनेक्टिविटी लेयर में जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको इनेबल किया जाता है ताकि यूजर और रिसोर्सेज को ऑथेंटिकेट किया जा सके। और इससे जो नेक्स्ट लेयर है वो है कलेक्टिव सर्विसेज की, ये कलेक्टिव लेयर है। और इसमें जो है हैंडल किया जाता है एक्सेस टू मल्टीपल रिसोर्सेज एंड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ services for resource discovery, allocation and scheduling of tasks onto multiple resources. इसके अलावा डेटा एप्लीकेशन और इसके अलावा भी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हैंडल करने के लिए इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसमें ऐसी सर्विसेज होती हैं जो रिसोर्स डिस्कवरी के लिए यूज होती हैं, दैट इज कलेक्टिव लेयर। और इसी में एलोकेशन होती है और स्केजलिंग होती है टास्क वगैरह के लिए, क्योंकि वी हैव मल्टीपल रिसोर्सेज और डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, तो उनकी स्केजलिंग एप्लीकेशन के लिए कलेक्टिव सर्विसेज यूज होती हैं। एप्लीकेशन या यूजर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेट करती हैं और जिसके जरिए ग्रिड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट को इनेबल किया जाता है। तो ये 4 लेयर्ड आर्किटेक्चर है जो आवर ग्लास आर्किटेक्चर फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग में इम्प्लीमेंट होता है। अगर इसको हम लेयर्ड ग्रिड आर्किटेक्चर को कंपेयर करें विद इंटरनेट आर्किटेक्चर, तो लेयर्ड ग्रिड आर्किटेक्चर क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स। इसमें हमारे पास जो है लेयर्ड ग्रिड आर्किटेक्चर के अंदर जो है एप्लीकेशन है, कलेक्टिव लेयर है, रिसोर्स है, कनेक्टिविटी है एंड फैब्रिक है। और इंटरनेट आर्किटेक्चर में वी हैव एप्लीकेशन, दोस कॉरस्पॉन्ड टू रिसोर्स, कलेक्टिव एंड एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड इंटरनेट लेयर is equivalent to connectivity and link is equivalent to fabric. Coordinating multiple resources, ubiquitous infrastructure services, applications specific distributed services. तो जो लेयर्ड ग्रिड आर्किटेक्चर है वो ग्रिड को इस सूरत में डिफाइन करता है कि दिस इज अ लेयर्ड कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स। जो फैब्रिक लेयर है इसमें ऐसे प्रोटोकॉल और इंटरफेस हैं जो रिसोर्सेज तक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनको शेयर किया जाता है। और इन रिसोर्सेज में कंप्यूटर्स हैं, स्टोरेज सिस्टम्स हैं, डेटा सेट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं और नेटवर्क्स हैं।
और ये जो लेयर है ये लॉजिकल व्यू है, ना कि एक फिजिकल व्यू। फॉर एग्जांपल, जो एक क्लस्टर का व्यू है जिसको लोकल रिसोर्स मैनेजर के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है, it is defined by the local resource manager and not the cluster hardware। मतलब जो भी क्लस्टर आप एक्सेस कर रहे हैं उसको डिफाइन जो किया जाता है वो लोकल रिसोर्स मैनेजर के जरिए किया जाता है। इसी तरह जो फैब्रिक एक स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड किया करता है उसको फाइल सिस्टम से डिफाइन किया जाता है, जो कि सिस्टम पे अवेलेबल होता है और जो किसी रॉ डिस्क और टेप्स के ऊपर नहीं अवेलेबल होता, बल्कि उसका जो लॉजिकल व्यू है, जो फाइल सिस्टम है, वो सिस्टम पे अवेलेबल होता है। जो कनेक्टिविटी लेयर है, इट डिफाइंस कोर प्रोटोकॉल। those core protocol those are required for grid specific network transaction की ग्रिड के ऊपर आपने जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है उसके लिए जो कोर प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड्स हैं दे आर इम्प्लीमेंटेड ऑन कनेक्टिविटी लेयर। इस लेयर में आईपी प्रोटोकॉल स्टैक होता है जिसमें सिस्टम लेवल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स लाइक डीएनएस, आरवीसीपी, राउटिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेट लेयर्स, और इसके अलावा कोर ग्रिड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए यूज होते हैं। जो रिसोर्स लेयर प्रोटोकॉल लेयर है, इट डिफाइंस प्रोटोकॉल टू इनिशिएट एंड कंट्रोल शेयरिंग ऑफ लोकल रिसोर्सेज। तो जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं उनको इनिशिएट करने के लिए, रन करने के लिए रिसोर्स लेयर है। सर्विस डिफाइंड एट दिस लेवल आर गेट कीपर्स, या इसको ग्रिस भी कहते हैं, GRIS, ग्रिड रिसोर्स इंफॉर्मेशन सर्विस, along with some user-oriented application protocols from the Internet Protocol suite, such as file transfer वगैरह इसमें अवेलेबल होते हैं। इसके बाद आती है कलेक्टिव लेयर। Collective layer defines protocol that provide system-oriented capabilities that are expected to be wide-scale in deployment and generic in function. This include GIIS, Grid Index Information Service, Bandwidth Brokers, and Resources Brokers. तो जो सिस्टम ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज हैं और जिनको हम स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं, दोज आर रिक्वायर्ड इन डिप्लॉयमेंट या जनरल फंक्शन के लिए। और इसमें जो है ग्रिड इंडेक्स इंफॉर्मेशन सर्विस भी होती है, बैंडविड्थ ब्रोकर्स होते हैं, रिसोर्स ब्रोकर्स होते हैं जो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं टू द रिसोर्सेज। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं या ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होती हैं इन नेचर and they are targeted towards a specific application domain or class of application. Those are supposed to run on that grid network. ये एक एग्जांपल है डेटा ग्रिड आर्किटेक्चर की, कि ये जो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं एप्लीकेशन की, कलेक्टिव की, रिसोर्स की, कनेक्टिविटी की और फैब्रिक की, इसको अगर हम किसी एक्चुअल सिनेरियो में देखें तो इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So for example, we have application which is named as discipline specific data grid application, और इसमें जो collective application layer है, this is the model collective application। collective में हमारे पास coherency control, replica selection, task management, virtual data catalog, virtual data catalog, virtual data कोड कैटलॉग, ये सारी जो सर्विसेज हैं ये अवेलेबल है। कि इसमें रेप्लिका कौन सा सिलेक्ट होगा, इसमें टास्क मैनेजमेंट कैसे होगी, और इसमें जो डेटा कैटलॉग मैनेजमेंट है वो कैसे होगी, इसका कंट्रोल कैसे किया जाएगा।
इसके बाद जो लेयर है वो कलेक्टिव या जेनेरिक है। इसमें रेप्लिका कैटलॉग है, रेप्लिका मैनेजमेंट है, को एलोकेशन है, और इसके अलावा सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं कि जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती हैं बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। इसके अलावा मेटा डेटा कैटलॉग्स हैं। रिसोर्स लेयर जो है, इट प्रोवाइड्स access to data, access to computers, access to network performance data. Then we have connect. On connect layer, we have communication, service, discovery, DNS, authentication, authorization, delegation वगैरह, ये सारा connect layer के ऊपर होता है। और फैब्रिक में हमारे पास स्टोरेज सिस्टम्स हैं, क्लस्टर्स हैं, नेटवर्क्स हैं एंड नेटवर्क कैशेस हैं, जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ओवर द डेटा ग्रिड आर्किटेक्चर। अब ये लिस्ट है उन सिमुलेशन टूल्स की जिनको हम ग्रिड आर्किटेक्चर को या ग्रिड एनवायरनमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसको सिमुलेट कर सकते हैं। तो इन सिमुलेटिंग टूल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन एरिया वी कैन सेलेक्ट वन ऑफ देम। फॉर एग्जांपल जो ग्रिड सिम है, इसको जॉब स्केजुलिंग के लिए यूज किया जा सकता है, और इसका जो यूआरएल है ये ओपन सोर्स है, sourceforge.net प्रोजेक्ट्स ग्रिड सिम। वहाँ से इसको डाउनलोड किया जा सकता है और सिमुलेट किया जा सकता है ग्रिड एनवायरनमेंट को। फिर इसके अलावा सिम ग्रिड है। ये सिंगल क्लाइंट मल्टी सर्वर स्केजुलिंग के लिए इसको इस टूल को यूज किया जाता है। ब्रिक्स को स्केजुलिंग के लिए यूज किया जा सकता है। गैंग सिम को जो है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है। OPTO सिम डेटा ग्रिड सिमुलेशंस के लिए यूज किया जा सकता है। और G3S जो है ये ग्रिड सिक्योरिटी सर्विस के लिए सिमुलेटर के तौर पे यूज होता है, और ये इनेबल करता है सिक्योरिटी सर्विसेज को। तो इनकी डिटेल भी है, लाइक ग्रिड सिम जो है वो एक जावा बेस्ड टूल किट है जिसको मॉडलिंग और सिमुलेशन के लिए यूज किया जाता है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड scheduling for conventional grid environment. जो grid sim है, it allows modeling and simulation of entities in parallel and distributed computing system such as users, applications, resources, and resource brokers. And it provides schedulers for design and evaluation of scheduling algorithms. जो ग्रिड सिम है ये बेस करता है सिम जावा के ऊपर, जो कि एक जनरल पर्पस डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन पैकेज है, और इसको जावा में इंप्लीमेंट किया गया है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं ग्रिड सिम के अंदर, दे ऑल कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग ऑपरेशंस, जिसकी जो डिटेल है वो सिम जावा में डिफाइंड है। तो इसके ये यूआरएल हैं gridbus.org ग्रिड सिम या bqyya.com ग्रिड सिम। तो इसमें ये इंफॉर्मेशन है how it is implemented using message passing. अब जो डिफरेंट फीचर्स हैं ग्रिड सिम के अंदर, ये है कि इसमें आप हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज को मॉडल कर सकते हैं। डिफरेंट आर्किटेक्चर और डिफरेंट एनवायरनमेंट के जो हार्डवेयर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको अगर आपने मॉडल करना है, यू कैन यूज ग्रिड सिम। तो रिसोर्सेज को हम जो उनको मॉडल किया जा सकता है, एंड दे कैन बी ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस और टाइम शेयर्ड मॉडल। मतलब उसको टाइम स्पेस कंजप्शन के ऊपर या टाइम मीटर्ड मॉडल के ऊपर इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसमें जो रिसोर्स कैपेबिलिटी है उसको जो डिफाइन किया जाता है उसको MIPs में डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड बेंचमार्क, कि किसी भी जॉब को
अगर परफॉर्म करना हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितनी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड रिक्वायर्ड है, तो उस रिसोर्स की प्रोसेसिंग को डिफाइन करने के लिए इसमें MIPs को एज ए बेंचमार्क यूज किया जाता है। और इसमें जो रिसोर्सेज हैं किसी भी टाइम जोन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो रिसोर्सेज किसी भी टाइम जोन में, किसी भी मतलब किसी भी जियोग्राफिक लोकेशन के ऊपर हो सकते हैं, और इसमें वीकेंड्स और हॉलीडेज को भी मैप किया जा सकता है, और उनको मैप किया जा सकता है टू द मॉडल ऑन नॉन ग्रिड या लोकल वर्कलोड के ऊपर भी उसको मॉडल किया जा सकता है। और किसी भी रिसोर्स को बुक कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, लाइक इफ यू वांट टू एंड यू आर प्लानिंग टू प्रोसेस अ जॉब आफ्टर 2 days और 3 days, तो कुछ जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उस जॉब को प्रोसेस करने के लिए उन रिसोर्सेज को बुक किया जा सकता है, रिजर्व किया जा सकता है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन जिसमें डिफरेंट पैरेलल एप्लीकेशन मॉडल्स हैं उनको भी सिमुलेट किया जा सकता है। तो ये फीचर्स हैं ग्रिड सिम के, और इसके अलावा बाकी भी टूल्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए आप पूरा एक ग्रिड इन्वायरमेंट को सेटअप कर सकते हैं। Application tasks can be heterogeneous and they can be CPU or IO intensive. तो एप्लीकेशन जो डिफरेंट मॉडल है एप्लीकेशंस के, उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है कुछ एप्लीकेशन टास्क हैं जो CPU बाउंड होंगे, और कुछ जो टास्क हैं वो IO इंटेंसिव होंगे, तो उनको उस लिहाज से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और ये इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन जॉब्स जो हैं उनको सबमिट किया जाए एक किसी रिसोर्स के ऊपर, क्योंकि वी हैव वर्चुअल रिसोर्सेज ऑन ग्रिड सिम। तो उन रिसोर्सेज के ऊपर जॉब को सेंड करने की कोई लिमिट नहीं है। इसमें जो मल्टीपल यूजर एंट्रीज हैं, दे कैन सबमिट टास्क फॉर एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली इन द सेम रिसोर्स। मतलब एक ही रिसोर्स है, उसके ऊपर नंबर ऑफ यूजर जो है वो टास्क सबमिट करना चाह रहे हैं, दे कैन सबमिट साइमल्टेनियसली। और इस तरह की जॉब को फिर टाइम शेयर्ड या स्पेस शेयर्ड किया जाता है। और इस फीचर के ज़रिए जो स्केजुलर्स हैं उनको बिल्ड किया जा सकता है और उनको यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, जिसके ज़रिए सर्विस को सेलेक्ट किया जा सकता है कम्पिटिटिवली। देन वी हैव नेटवर्क स्पीड बिटवीन रिसोर्सेज कैन बी स्पेसिफाइड। तो उसमें जो नेटवर्क स्पीड है, गीगाबिट नेटवर्क है, 10G नेटवर्क है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें स्टैटिक और डायनामिक स्केजुलर्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसके अलावा जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, हो रहे हैं या होंगे, उनके स्टैटिस्टिक्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है, और उनको बाद में एनालाइज भी किया जा सकता है, जिसके लिए ग्रैंड सिम में एक स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस मेथड है जिसके ज़रिए इसको एनालाइज किया जा सकता है। ये मॉडुलर आर्किटेक्चर है ग्रिड सिम प्लेटफॉर्म का, और इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनका, इसकी जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है वो इसकी जो मेंशन यूआरएल है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। इसमें जो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन है, एप्लीकेशन यूज़र ग्रिड सिनेरियो इनपुट एंड रिजल्ट्स, इस सेक्शन में एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन है, रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, और आउटपुट है। फिर उसके बाद ग्रिड रिसोर्स ब्रोकर और स्केजुलर है। ग्रिड सिम टूल किट में डिफरेंट जो है रिसोर्स एंटिटीज, इंफॉर्मेशन सर्विस, जॉब मैनेजमेंट, इस तरह के फंक्शन अवेलेबल हैं। रिसोर्स मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में वी हैव सिंगल CPU, SMPs, क्लस्टर्स, लोड, नेटवर्क एंड रिजर्वेशंस हैं। इसके अलावा बेसिक डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सिम जावा को यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो ग्रिड सिम है इट बेस्ड ऑन सिम जावा, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिम जावा को यूज़ किया जा रहा है।
वर्चुअल मशीन में पीसीज हैं, वर्क स्टेशंस हैं, एसएमपीज हैं, क्लस्टर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज हैं जिनको एज ए रिसोर्स ओवर द ग्रिड एनवायरनमेंट यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लाउड को। तो क्लाउड की जो डेफिनेशन है, अभी तक हमने उसके दो एस्पेक्ट्स देखे, अब्स्ट्रक्शन एंड वर्चुअलाइजेशन। मजीद इसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फॉस्टर, वो कहता है कि अ लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडाइम दैट इज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल in which a pool of abstracted, virtualized, dynamically scalable, managed computing power, storage, platforms, and services are delivered on demand to external customer over the internet. तो ये एक comprehensive application है cloud computing की, कि जिसमें हम ये बता रहे हैं कि जो cloud है actually this is pool of abstracted, virtualized, dynamically scalable, managed computing power, और इसमें स्टोरेज भी है, प्लेटफॉर्म्स भी हैं और इसके अलावा सर्विसेज भी हैं। और ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ऑन डिमांड डिलीवर किए जाते हैं कस्टमर्स को थ्रू इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर हम एक डिबेट में देखें कि एक नया नाम है ग्रिड कंप्यूटिंग का, यस और नॉट, तो दिस इज अ डिबेट, या फिर हम कह दें कि ये वाकई ऐसे है। तो लेट्स सी इफ इट इज यस। तो अगर हम कहें जो क्लाउड है वो ग्रिड कंप्यूटिंग का ही एक नया नाम है, तो व्हाट इट डज, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो सेम है जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि जो क्लाउड है वो ग्रिड कंप्यूटिंग का एक नया नाम है। बिकॉज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग एज सेम एज इन द ग्रिड कंप्यूटिंग। It increase reliability by providing a layer of abstraction. It is same as in grid. It increases flexibility by utilizing third-party resources. So we can say yes. अगर हम कहें कि नहीं, जो ग्रिड का नया नाम क्लाउड नहीं है, तो इसके लिए जो इसकी फेवर में कमेंट्स हो सकते हैं वो ये है कि ग्रेट इंक्रीज डिमांड फॉर कंप्यूटिंग क्लस्टर्स, high speed networks, because demand is increasing and billions of dollars being spent by Amazon, Google, Microsoft to create real commercial large scale system with hundreds of thousands of computers. Show this URL shows computers with 100,000 plus computers, and we can analyze massive data using these resources. Cloud is just a new name for grid. Problem are the same in the cloud and grid. दोनों में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं और जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो ग्रिड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है, दोनों में सेम तरह की प्रॉब्लम्स हैं। दोनों में वी नीड एन एप्लीकेशन लेयर टू मैनेज लार्ज फैसिलिटीज। ग्रिड और क्लाउड दोनों के अंदर वी डिफाइन मेथड्स टू डिस्कवर, रिक्वेस्ट and use resources, and we implement highly parallel computations. Grid grid is also used for scientific and research purposes, and same as cloud can be implement high level parallel computations. तो क्लाउड के अंदर जो की पॉइंट है डेफिनेशन के वो ये हैं, जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम्स। जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट एनवायरनमेंट को डिस्कस किया है, उनसे ये जो डिस्टिंक्शन कैसे है इसमें, तो इसमें जो फर्स्ट है दैट इट इज मासिवली स्केलेबल।
हम इसमें हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा इसमें जो है एब्स्ट्रैक्शन अवेलेबल है, और इसमें एंटिटीज हैं दैट प्रोवाइड्स डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विसेज। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो जो डिफरेंट सर्विसेज हैं जो क्लाउड में अवेलेबल हैं, और उन सर्विसेज को हम डायनामिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वाया वर्चुअलाइजेशन, या इसके अलावा डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिनको हम यूज़ करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम उन सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हैं। Why there is interest for cloud computing? Because there is rapid decrease in hardware cost, increases in computing power, multi-core system we have, and storage capacity has been dramatically increased. That is why there is interest in clouds. और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो डेटा है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। अब enormous amount of data is available in each organization, and they have to process that large amount of data, and that processing required computational power, and that computation power is available on clouds, and which can be delivered dynamically on the basis of user demand. इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं और वेब 2 एप्लीकेशंस हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया गया है, और उसके लिए जो क्लाउड आर्किटेक्चर है वो ज़्यादा सूटेबल है एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडाइम्स। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें जो कि लैरी एलिसन ने, दैट वाज द सीईओ ऑफ ओरेकल, उसने कोट किया था वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर सितंबर 26, 2008 में। The interesting thing about cloud computing is that we have redefined cloud computing to include everything that we already do. I do not understand what we would do differently in the light of cloud computing other than change the wording of some of our ads. तो इसमें वो डिफाइन करता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जितने भी हम हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज कर रहे थे दे वर ऑलरेडी इन यूज, तो इसमें हम क्या चेंज करना चाह रहे हैं। एंडी इशरवुड ने, जो एचपी का वीपी ऑफ सेल है, उसने कोट किया था जेड नेट में, अ लॉट ऑफ पीपल आर जंपिंग ऑन द क्लाउड bandwagon, but I have not heard two people say the same thing about it. There are multiple definitions out there of the cloud. तो जब तक क्लाउड की डेफिनेशंस और इसके प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज नहीं हुए थे तो उस वक्त मल्टीपल डेफिनेशंस इसकी एग्जिस्ट करती थी। इसी तरह जो रिचर्ड स्टेलमैन है, उसने बताया कि इट इज स्टूपिडिटी, इट्स वर्स देन स्टूपिडिटी, इट इज अ मार्केटिंग हाइप कैंपेन। Somebody is saying this is inevitable, and whenever you hear somebody saying that, it is very likely to be a set of business campaigns to make it true. तो इसकी अगर हम डेफिनेशन के बारे में मज़ीद डिस्कस करें, तो अगर हम हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर नए हैं। First, the illusion of infinite computing resources available on demand, thereby eliminating the need for cloud computing user to plan for ahead of provisioning. Number 2, the elimination of an upfront commitment by cloud users, thereby allowing companies to start small and increase hardware resources only when there is an increase in their need, and the ability to pay for use of computing resources on a short-term basis as needed, processor by the hour and storage by the day, and release them as needed, thereby rewarding conservations by letting machines and storage
go when they are no longer useful. तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं क्लाउड के बारे में कि इसमें एक तो इल्यूजन है कि इसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। दूसरा ये कि इसके अंदर जो कंपनीज हैं दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल स्केल और दे कैन इंक्रीज देयर हार्डवेयर ऑन डिमांड एंड दे कैन pay to the computing resources organization on short-term basis on need, processor by hour and storage by days. अगर हम क्लाउड को रिलेट करें विद अदर पैराडाइम्स के साथ तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और ये सुपर कंप्यूटर्स हैं. दिस इज अ क्लाउड एंड ग्रिड एंड क्लस्टर्स वेब 2. So in cloud, we do not need supercomputers. We do not need cluster. We can create a cloud of different heterogeneous system, and we can provide service-oriented model for cloud computing.